नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 42 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 42 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। देखिए, खरीफ की फसल का जो उदाहरण है वो है यहाँ पे कपास की फसल। तो कपास की जो फसल है ये कौन सी फसल है? आपकी खरीफ की फसल है। साथियों, बात करें खरीफ की फसलों की तो खरीफ की फसल में जो कपास है वो एक कैसी फसल है? ये इस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो खरीफ की किस फसल को सफ़ेद सोना कहते हैं? तो कपास की फसल को क्या कहा जाता है? कपास की फसल को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कपास के अलावा खरीफ की और कौन कौन सी फसलें हैं? तो धान, धान आपकी खरीफ की फसल है। धान के अलावा मक्का, मक्का भी किसकी फसल है? मक्का भी आपकी खरीफ की फसल है। आपका बाजरा, बाजरा किसकी फसल है? बाजरा भी आपकी खरीफ की फसल है। बाजरा के अलावा आपका मूंगफली, मूंगफली भी किसकी फसल है? तो मूंगफली भी आपका किसकी फसल है? आपकी खरीफ की फसल है। आपका इसके अलावा अरहर हो गया, आपका उड़द हो गया, ये सारी की सारी फसलें जो है, आपका मूंगफली हो गया, सारी की सारी फसलें किसकी है? आपकी खरीफ की फसल है। इस बात को मेरे दोस्त आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो खरीफ की फसलें जो है वो उनको जून जुलाई में बोया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और खरीफ की फसलों की कटाई कब होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है और जून जुलाई में क्या होती है? इनको बोया जाता है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एसपीटेट जून में ही क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली, जो क्लास लाइव रहेगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी बाद में आराम से देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ में हमारे बैच के साथ आपको मिलने वाले हैं फ्री हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़िए 7876145409, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पेपर के लिए अब 50 से 55 दिन वापस बचा है। तो जब एग्ज़ाम के लिए 50 से 55 दिन बचता है तो फिर अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बिल्कुल सटीक समय जो आपके एसपीटेट के एग्ज़ाम के लिए होता है वो यही होता है। तो आप जुड़ जाइए 7876145409। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं एसपीटेट की, हमारे पास ऑल टाइप के बैच अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में हमसे हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गेहूं है, आपका चना है और मटर है, ये कैसी फसलें हैं? तो ये है रबी की फसलें। तो बात करें रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स में आपका कौन कौन आता है? आपका गेहूं एक कैसी फसल है? आपकी रबी की फसल है। चना आपकी रबी की फसल है। मटर आपका रबी की फसल है। जौ आपका रबी की फसल है। सरसों, कई बार पूछा गया, सरसों आपकी रबी की फसल है। आपका सरसों के अलावा आपका मसूर, मसूर आपकी रबी की फसल है। आलू आपकी रबी की फसल है। आपके अलसी आपके रबी की फसल है। तो आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो रबी की फसल बहुत बेहतरीन है। रबी की फसल में आता है गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, अलसी, मसूर, आलू। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आते हैं? रबी की एक प्रमुख फसलों में आता है। अच्छा, रबी की फसल भी कब बोई जाती है ये भी पता होना चाहिए। तो रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। जब खरीफ की कटाई होती है तो रबी को बोया जाता है। और जो रबी की फसल की कटाई है, बुआई होती है इनकी अक्टूबर नवंबर में रबी की और रबी क्रॉप्स की। और इनको काटा जाता है कब? मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में काटा जाता है रबी की फसल को और बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। तो रबी को भी देख लिया, खरीफ को भी देख लिया। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का जो नाम है वो क्या है? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसका नाम है भाई आपका INS विक्रांत। तो INS विक्रांत जो है वो क्या है? तो INS विक्रांत जो है वो क्या है? तो INS विक्रांत एक आपका क्या है? आपका एक स्वदेशी विमान पोत है। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो पहला आपका जो स्वदेशी जो आपका विमान है जिसका नाम है आपका INS विक्रांत, इसको भारत में INS विक्रांत को अब जो है IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है। तो IAC-1 या INS विक्रांत एक ही बात है। इसको जो शामिल किया है वो क्या है? 2 सितंबर 2022। तो 2 सितंबर 2022 को इसको भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है।
अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? तो भारतीय सेना के पास कई मिसाइलें हैं, जैसे कि ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो कि जो है भारत की एक सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, जो कि ज़मीन, हवा, समुद्र से जिसको दागा जा सकता है। उसी प्रकार आपका अग्नि 1, अग्नि 2 ये भी एक बहुत अच्छी मिसाइल है। तो आपकी आकाश आकाश भी एक जो है वो जो कि हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल है, वो आपकी आकाश है। आपकी नाग नाग भी एक मिसाइल है। निर्भय एक मिसाइल है, शौर्य है, अस्त्र है। ये सारी की सारी, प्रहार है, त्रिशूल है, धनुष है, ये सारी की सारी क्या है, भारत की मिसाइल है। आपको ये डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अब आर्मी की बात कर ही रहे हैं तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में कौन है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है आपका? उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये वर्तमान में क्या है, थल सेना अध्यक्ष है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। बात करें वर्तमान में भारत की वायुसेना अध्यक्ष की, तो अगर बात करें वायुसेना अध्यक्ष की, तो वायुसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो है आपका अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह आपके वायुसेना अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। और आपके जल सेना अध्यक्ष बोले नौसेना अध्यक्ष जिसको आप कहेंगे, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ जो है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष है। अगर बात करें आपकी बात करें आपका किसकी, तो अगर बात करें आपका थल सेना अध्यक्ष की तो है उपेंद्र कुमार द्विवेदी। तो ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरप्रीत सिंह आपकी वायुसेना के हैं, और बात करें आपके किसके, दिनेश कुमार त्रिपाठी की, तो ये नौसेना के हैं। तो और बात करें सीडीएस, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस का पूरा नाम होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो है जनरल अनिल चौहान। कौन है मेरे दोस्त? जनरल अनिल चौहान कौन है? तो जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस है। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। और भारत की जो तीनों सेनाएं हैं वो किसके अधीन काम करती है, इसीलिए कहते हैं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, वेयर डिड द रेजाइनेंस बिगिन, मतलब कि पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो बात करें पुनर्जागरण की, रेजाइनेंस की, तो ये जो हुआ था वो आपका शुरू हुआ था आपके कहाँ से? इटली से। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के एक शहर है फ्लोरेंस। तो इटली का जो फ्लोरेंस शहर है वहीं से शुरुआत होती है पुनर्जागरण की। अच्छा, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी। कब हुई थी? तो लगभग 1350 ईस्वी में जो है वो इटली के फ्लोरेंस शहर से क्या हुई थी? पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेरे साथ ही आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि पुनर्जागरण की शुरुआत तो इटली के फ्लोरेंस शहर से होती है, लगभग 1350 ईस्वी में होती है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो इटली देश है इसकी राजधानी क्या है। तो इटली की जो राजधानी का नाम है ना वो है रोम। तो इटली की कैपिटल का नाम रोम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और बात करें यहाँ की मुद्रा का, तो यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। तो यहाँ की मुद्रा, यहाँ पे रुपए चलते हैं यूरो। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा का नाम रोम है। ये बात मेरे साथ ही आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है स्पेन की बात कर लेते हैं। तो जी, अगर जब भी स्पेन की बात करेंगे तो स्पेन जो देश है ना उसकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपकी जो टेट परीक्षा रहती है वहाँ पे पूछी जाती है। तो स्पेन देश की जो राजधानी है उसका नाम है मैड्रिड। तो स्पेन देश की राजधानी का नाम मैड्रिड है और इनकी भी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। तो इटली की मुद्रा का नाम भी यूरो है और स्पेन की मुद्रा का नाम भी यूरो है। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है, लेकिन राजधानी जरूर याद रखिएगा कि मैड्रिड क्या है, यहाँ की राजधानी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए जी, स्पेन की बात करी है तो जर्मनी की क्यों नहीं करेंगे। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है, भूलना नहीं है। एक एक बात को अपनी कॉपी में याद रख लेना है। जर्मनी देश की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। कहाँ पर है? बर्लिन। और यहाँ की मुद्रा का नाम भी यूरो है। तो इन सभी देशों की, चाहे इटली है, चाहे स्पेन है, चाहे जर्मनी है, इन सभी देशों की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। और यहाँ की राजधानी इटली की रोम है, स्पेन की मैड्रिड है, जर्मनी की बर्लिन है। तीनों की तीनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था। वैसे तो 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को होती है, लेकिन ऑप्शन एग्जामिनर ने ऐसे फंसा दिए थे और शुरुआत हुई थी कहाँ से, मेरठ से। लेकिन जो ये एग्जामिनर है ना यार, इसने बहुत तगड़े क्वेश्चन फंसा दिए। 1857 की जो क्रांति है वो बैरकपुर, एक बैरकपुर छावनी है, वहाँ से शुरुआत होती है आपकी 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत आपकी बैरकपुर छावनी से होती है। इस बात को आपने डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर छावनी से होती है। लेकिन भैया असल में तो ये मेरठ से हो गई थी, क्योंकि मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। लेकिन असल में अगर देखा जाए सबसे पहले जो क्रांति छिड़ी थी ना, वो छिड़ी थी आपके 29 मार्च 1857 को, जब मंगल पांडे ने गोली मारी थी जनरल ब्रिगेडियर। किसको मारी थी? जनरल ब्रिगेडियर होता था एक लेफ्टिनेंट बाग, तो लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे ने 29 मार्च को गोली मारी और 8 अप्रैल 1957 को फांसी पर चढ़ने वाले। 8 अप्रैल 1957 को क्या होगी? मंगल पांडे को फांसी। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई, तो 8 अप्रैल 1987, और इसके बाद ही विद्रोह हुआ। देन 10 मई 1857 को, जो कि ऑप्शन में नहीं था, मेरठ से जो है वो क्या होती है, 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन के साथ हमको जाना पड़ेगा। बैरकपुर से क्रांति छिड़ी थी, तो किस स्थान से आरंभ, ये नहीं बोला है शुरुआत कहाँ से हुई, आरंभ किस स्थान से हुआ। तो आरंभ तो भैया देखो बैरकपुर छावनी से हुआ था। मंगल पांडे भी बैरकपुर छावनी के जो 34वीं रेजिमेंट थी उसके सिपाही थे, और इन सिपाहियों ने ही क्या है, जो कारतूस थे जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी उनको छीलने से मना कर दिया था, इसीलिए यहीं से शुरुआत होती है। तो बैरकपुर छावनी से ही शुरुआत हुई थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति तो मेरठ से शुरू हुई थी, ये बात तो समझ गए, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। लेकिन आप ये बताइए कि आपका दिल्ली से 1857 का नेतृत्व किसने किया। तो दिल्ली से जो 1857 की क्रांति लड़ी, वो लड़ी थी बहादुर शाह जफर। किसने लड़ी? बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली से लड़ी किसने? बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली के बाद पहुंचे भाई साहब झांसी। दिल्ली के बाद कहाँ पहुंचे? झांसी। झांसी से किसने लड़ी? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति झांसी के लिए लड़ी थी। उसी प्रकार कानपुर, कानपुर से जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी आपके नाना साहेब। नाना साहेब, और उनका साथ दिया था किसने? तात्या टोपे। तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने कहाँ से लड़ी थी? तो कानपुर से लड़ी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल। याद रखना है, मेरी हर एक बात बताई हुई ये काम आने वाली है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किया था आपका कुंवर सिंह। बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। बरेली से खान बहादुर खान, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहिब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और दिल्ली से बहादुर खान। आपको बेहतरीन तरीके से सारी बातें डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सुबह ही किसी क्वेश्चन से संबंधित मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया था कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। तो महात्मा गांधी की जब भी मैं बात करता हूँ तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको कब वापस लिया था। तो असहयोग आंदोलन को जो महात्मा गांधी ने वापस लिया था वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये लिया था आपका कब? फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब वापस लिया। तो ये लिया था फरवरी 1922 में। लेकिन ये तो वापस लेने की बात हो रही है, और वापस क्यों लिया था उसकी भी बात करता है। तो एक घटना हुई थी, चोरा चोरी की घटना। लेकिन उससे पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं कि शुरुआत कब हुई थी इसकी। तो शुरू हुआ था ये 1 अगस्त 1920, और 1 अगस्त 1920 को इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि भारत में काला कानून आ रहा था, रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ। ठीक है, लेकिन वापस क्यों लेना पड़ा? अब 4 और 5 फरवरी की बात है। 4 फरवरी और 5 फरवरी
फरवरी की रात की बात है कि चोरा चोरी एक जगह है, क्या है, एक चोरा चोरी नामक स्थान में। चोरा चोरी कहाँ पड़ता है? यूपी के गोरखपुर में। तो चोरा चोरी जो यूपी के गोरखपुर में है, वहाँ पर क्या होती है, चोरा चोरी की घटना होती है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जाता है। तो 22 पुलिसकर्मी जिंदा मर जल जाते हैं, और जिसके कारण महात्मा गांधी क्या करते हैं कि अब मैं असहयोग आंदोलन को वापस लूँगा, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो चोरा चोरी की घटना 4 फरवरी 1922, 4 और 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ये बात यूपी के गोरखपुर में हुई थी, और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 और वापस लिया 12 फरवरी 1922 को। चलिए जी, अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कौन सा चलाया? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन चलाया था चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन की जब भी मैं बात करता हूँ, तो जो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने भारत में चलाया था, वो चलाया था 1917 में। ये जो आंदोलन था वो बिहार में चल रहा था। बिहार का एक चंपारण जिला था, वहाँ पर चल रहा था, जहाँ पर जबरन किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी और उनका शोषण किया जाता था। यहाँ पे 3 कटिया प्रणाली, 3 कटिया प्रणाली का मतलब है कि ऐसी प्रणाली, 3 कटिया पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जहाँ पर 20 हिस्सों के 3 हिस्सों पे आपको नील की खेती करना कंपलसरी था। तो यहाँ पे किसानों का ज़बरदस्ती शोषण देखने को मिल रहा था। इसीलिए 1917 में क्या हुआ मेरे दोस्त, चंपारण आंदोलन हुआ, और चंपारण आंदोलन में गांधी जी की विजय हुई। और इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, महात्मा कहा। ये बात आपको, तो महात्मा की जो उपाधि है वो किस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मेरे दोस्त महात्मा गांधी को दी? तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 का है, और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला ये पहला सत्याग्रह था। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण किसने बुलाया था? तो बिहार के चंपारण जो महात्मा गांधी को बुलाया था, वो बुलाया था राजकुमार शुक्ल। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब भाई, जो महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत एग्जैक्टली कब आए थे? तो वो आए थे 9 जनवरी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915। और इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है? तो मेरे दोस्त, आपको बेहतरीन तरीके से मेरे भाई याद रखना है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। भारत में इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह कब चलाया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने जो चलाया था, वो चलाया था 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह के बाद इन्होंने चलाया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी चलाया था कब? 1918 में। उसी प्रकार आपका इन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 से 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में। और अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही असहयोग आंदोलन है जहाँ पे वही भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का, जहाँ पर गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? 1942 में दिया था। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपकी कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका में 30 दिसंबर, कई किताबों में 31 भी है, लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर विकिपीडिया के मुताबिक देखें तो 30 दिसंबर 1906 को स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। मेरे साथी, इसकी जो स्थापना है वो आपका इसरत मंजिल पैलेस, जो कि अभी भी बांग्लादेश में है, यहाँ पर होती है, ढाका नामक स्थान में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसकी जो स्थापना है वो आगा खां और सलीमुल्लाह खान। तो आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने इसकी क्या की थी? आपकी स्थापना की थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है वो अमृतसर में 1908 के आसपास हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। 1907 में इसके संविधान का निर्माण होता है और प्रथम बैठक इसकी अमृतसर में होती है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव शंभो।